दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 12 दिसंबर 2022। टाइम अभी हो रहा है दोस्तों 6:22 और मैं अभी आ चुका हूँ दावड़ी मोड़। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था जनकपुरी C4 के पास में। और ये पिकअप मैंने लिया था रजौरी गार्डन से लास्ट। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 9 बजे निकला था। और 9 बजे निकला था तो पहली ट्रिप मेरे पास आई थी गुड़गांव की। और तो जैसा कि आप जानते हो गुड़गांव तो मतलब फर्स्ट ही होता है जाना, और कहीं की लोकेशन देता नहीं है। जितनी भी इसके पास सेटिंग है पूरी कि गुड़गांव वाली जो गाड़ियां हैं सिर्फ उसको गुड़गांव में ही अटका के रखना है। बट हम भी मतलब जाना इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि आपको पता है सुबह मॉर्निंग के टाइम में क्या है कि मैं जहाँ रहता हूँ द्वारका साइड, उस तरफ चारों तरफ जाम हो जाता है। जस्ट लाइक आप इधर पालम साइड जाओगे तो पालम साइड पूरा जाम मिलेगा। उत्तम नगर वाली साइड से कहीं और जाओगे तो वो साइड आपको जाम मिलेगा। तो उस जाम से बचने के लिए क्या है कि गुड़गांव राइड फर्स्ट जो मिलती है वो ठीक रहती है। बट उसके बाद क्या है कि गुड़गांव जाने के बाद आपको बस वहाँ रुकना नहीं है। रुकोगे तो आप फिर वहाँ पर रुके ही रह जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि एक दो ट्रिप और कर लेते हैं गुड़गांव में, तो वो वहीं काम खराब ये कर देता है ऊबर हमारा। क्योंकि कई भाइयों के साथ हो जाता है। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो भी होता है। मतलब मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों कि बस गुड़गांव पहुंचो, गुड़गांव से तुरंत लोकेशन लगाओ। और जब आप लोकेशन लगा दोगे तभी आपके पास दिल्ली की साइड की बुकिंग आएगी। अदरवाइज उसके बाद 10-11 के बाद तो फिर सिलेक्टेड ही बुकिंग होती है जो कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट साइड की होती है। तो मैंने सेक्टर 26 ड्रॉप किया था। सेक्टर 26 ड्रॉप करते ही मेरे पास आ गई थी सेक्टर 24 की राइड। 24 मैंने इसलिए ले ली, मैंने कहा साइबर सिटी से DLF 24 पहुंच जाएंगी। तो वहां पर छोड़ते ही मैं DLF 24 पहुंच गया था। तो वहां से मेरे पास सीधा एयरपोर्ट की टर्मिनल 1D की मिल गई थी राइड। सॉरी 1D नहीं, टर्मिनल 3 की राइड आई थी। तो टर्मिनल 3 मैंने छोड़ा। टर्मिनल 3 से फिर मैं वापस आपको मैंने सैटरडे को आपको बताया था महिपालपुर जाने वाला रूट थोड़ा सा चेंज किया हुआ इन्होंने, उसे आपको डाइवर्ट कर दिया है टूवर्ड्स। जब हम वहाँ एरोसिटी वाली साइड पे जाते हैं या आप समझ लीजिए टर्मिनल 1 की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ रूट चेंज करके वहाँ 1 किलोमीटर आगे जाके इन्होंने रेड लाइट बनाई है, वहाँ से यूटर्न लेकर आना पड़ता है। तो मैं उसी तरफ जा रहा था तो मैं सोचा था महिपालपुर के होटलों की साइड पे जाऊंगा। वहाँ से जाने से पहले ही मेरे पास एरोसिटी से बुकिंग आ गई। रोजिट होटल है जो रोजिट होटल, तो वहाँ से पिकअप आया चांदनी चौक का। चांदनी चौक में फॉरनर्स का पिकअप था तो उनका फटाफट पिकअप लिया। वहाँ से फिर चांदनी चौक जाने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया मेरे को। तो 1.5 घंटा लगा भी और मतलब कोई खास बिल भी नहीं बनाया ऊबर ने। 22 किलोमीटर में 259 रुपये दिए। वो तो फॉरनर्स कस्टमर थे, उनका मैंने जब वॉलेट चेक किया तो उन्होंने 25 रुपीज़ टिप भी दे दी थी। तो कुछ होते हैं सही पैसेंजर जो कि टिप दे देते हैं, नहीं तो अदरवाइज ऊबर में जो बिल हम एक्सेप्ट करते हैं सोचते हैं कि अच्छा खासा बने, बट वो बनता नहीं है। अब पहले आपको पता CNG के टाइम जब रेट बढ़वाए थे उस टाइम थोड़ा सा बिल बढ़ने लग गया था। उसके बाद फिर दोबारा से वही चीज़ होगी, दोबारा मतलब कम बिल बनाने लग गया। 22 किलोमीटर का बिल 259 रुपये। आप खुद सोचिए दोस्तों, 1.5 घंटे में ट्रिप ड्रॉप कर रहे हैं और चांदनी चौक जैसी लोकेशन में आपको पता है हालत ख़राब हो जाती है। मतलब तो दावड़ी साइड में भी इतना गंदा जाम लगा हुआ है। तो चांदनी चौक मैंने वहाँ से उनको छोड़ के मैं बाहर ही निकला था ISBT वाली साइड पे। ISBT पे देखता क्या हो कि वहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था खतरे की घंटी रहती है हमेशा। वहाँ कभी भी आप जाओ तो वहाँ ISBT साइड तो गाड़ी लगाना ही नहीं है। जहाँ आपने लगा दी गाड़ी, अब आप सोच रहे होंगे कि टॉयलेट करने भी जाओगा तुरंत आपका एनफोर्समेंट की गाड़ी आ जाएगी और वो फिर वो आपके आगे लगा देंगे। और वही चीज़ हो रखी थी। जैसे ही मैंने ISBT की तरफ लिया तो देखा 4-5 कैब वालों को रोक रखा था और साथ में 1-2 छोटे हाथी जो हम बोलते हैं उनको रोक रखा था। मतलब 5-6 जनों को पकड़ रखा था एनफोर्समेंट वालों ने। बस कारण क्या था? कारण वही था, साइड पे लगा रखी थी और फिर वही है एक एक करके गाड़ी की तरफ बुलाते हैं और फिर अपना जितना आपकी श्रद्धा है, आपके जितना होगा जेब में उतना निकाल लेंगे। तो यही चीज़ होती है चालान मतलब। तो मैं कई बार भाइयों को बोल चुका हूँ कि दोस्तों अगर उस तरफ जाओ ISBT साइड तो आप मतलब उस तरफ गाड़ी कभी मत लगाना। मैंने तो सबक ले लिया है। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, जनकपुरी हो गया, ये हो गया, क्योंकि अब इनके पास गाड़ियाँ एनफोर्समेंट की बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो कहीं भी बस लाइन में आप खड़ी मत करो गाड़ी, ठीक है। मानता हूँ ये चीज़ गलत है।
अब गवर्नमेंट तो अपना वो जमाती है, बट औरों के लिए सोल्यूशन नहीं देना कि भाई कैब वाले भी तो है, लेफ्ट में ड्रॉप ही करेंगे, किसी को लेफ्ट साइड में उतरना है तो लेफ्ट साइड ही जाके हम उतारेंगे ना, बीच रोड पे तो नहीं उतार सकते। तो वो ये आर्गूमेंट कर नहीं सकते गवर्नमेंट से, और खासकर एनफोर्समेंट वालों से, ट्रैफिक वालों से। आपको पता है जितना हम बोलेंगे उतना ज़्यादा वो, उनको पता है किस तरीके से फंसाया जाता है, डराया जाता है ड्राइवर को। तो ड्राइवर है डर जाएगा जितना है, अब वो हाथ पैर ही जोड़ेगा ड्राइवर, वो तो कुछ कर नहीं सकता। तो इस वजह से क्या है कि जितना होता है 500 600 जो 1000 में बंदे रफा दफा करते हैं, क्योंकि कोर्ट में कौन वो करेगा, गाड़ी सीज करवाएगा, इससे बढ़िया दे जाके नखी हो। तो ऐसी गलती दोस्तों करो मत कि उस तरफ जाओ और जाके फिर आपका मतलब नुकसान हो। तो दोस्तों मैं वहाँ से निकला था ISBT से, तो निकल गया था मैं, मेरे पास आ गई सिविल लाइन से बुकिंग। तो सिविल लाइन से सीधी आ गई टर्मिनल 1D की, 1D मैंने ड्रॉप किया, 1D से मेरे पास आ गई सीधा अशोकनगर मेट्रो स्टेशन जो आपका यूपी टच में है। वहाँ मैंने उनको ड्रॉप किया, वहाँ से फिर मैं आ गया था यूपी के अंदर एंटर हो गई। तो मैंने कहा यहाँ पे आ जाऊँगा, अंदर आके क्या है कि यहाँ से दिल्ली की लोकेशन डालूंगा। तो मैंने दिल्ली की एक डेस्टिनेशन पड़ी थी मेरे पास, तो द्वारका की लगाई, वैसे मेरे पास रोहिणी सेक्टर 5 की आ गई थी। तो वहाँ पर रोहिणी की मिल गई राइड, रोहिणी से फिर मेरे पास रजौरी गार्डन आ गई, उसी कंटिन्यू डेस्टिनेशन में। रजौरी गार्डन से फिर मेरे पास जनकपुरी आ गई। तो मतलब ऐसे मैं अपना जो वो है प्लान इस तरीके से करता हूँ, जिस उस हिसाब से क्या है कि उसी हिसाब से कंटिन्यू राइड भी आती रहती है दोस्तों, और आपको खाली बैठना नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और एक भाई का कमेंट्स था, और आपको पता है जैसे कि मैं जो भी भाइयों के कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई मैं करता हूँ, और खासकर कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में भी उनकी बारे में बताया जाए। तो एक भाई का दोस्तों कमेंट्स आया था, उसने ये जानने की कोशिश करी थी कि भैया ओला उबर में गाड़ी मतलब सपोज हम चला रहे हैं या हम चलाना चाहते हैं या हमारे पास ऑलरेडी है या हम लेना चाहते हैं। मोस्टली तो भाइयों के क्वेश्चन यही होते हैं कि भैया नई गाड़ी ले तो ओला उबर में कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जैसे कि पता है मैं किसी भी भाई को प्रेफर नहीं करता इस लाइन में आने के लिए, बट हाँ जो भाई ऑलरेडी इस लाइन का है वो अपनी सपोज ड्राइविंग लाइन में था, वो अपनी नई गाड़ी लेकर डालना चाह रहा है, या किसी प्राइवेट लाइन में था वो इसमें डालना चाह रहा है, तो वो उसे पता है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले उन भाइयों को यही बोलता हूँ कि भैया पहले एक्सपीरियंस करो, मार्केट सर्वे करो, मार्केट का हाल जानिए कैसा काम है कैसा नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही इसमें हाथ डालना। क्योंकि हम लोग अपनी, अगर मैं अपनी दिखा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी फ्री है, इस वजह से मेरी अर्निंग इतनी हो जाती है। आप अगर इस लाइन में आओगे तो आपकी अर्निंग भी और कम हो जाएगी। सपोज मैं 1500 रुपये कमा रहा हूँ, तो 1500 में आप अगर कमाओगे तो आप 1000 रुपये कमाओगे, 500 रुपये EMI के भी निकालोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर भाई को बोलता हूँ। और काफ़ी भाई बोलते हैं कि यार महेश भाई गलत बताते हो, अर्निंग नहीं बताना चाहिए। भाई मैं तो एक्चुअली बताता हूँ जो है। अब इसमें छुपाना क्या, मैं वैसे हवा में बात तो नहीं करता कि मैं भैया 4000 कमा रहा हूँ, 5000 कमा रहा हूँ। कुछ भाई आप देखते होंगे किसी और की वीडियो, वो तो आपको सीधे सीधे दिखाता है 4000 5000, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं दिखाता। बाकी मैं कोशिश करता हूँ जो भी भाई की वो रियल चीज़ें मैं फैक्ट बताता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर में मतलब कौन सी गाड़ी मतलब लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से मेरे पास है वैगनआर गाड़ी, तो वैगनआर गाड़ी में मेरे को एक चीज़ का अफसोस यही रहता है दोस्तों, क्योंकि इस पर आउट स्टेशन नहीं मिल पाती मेरे को। ठीक है, आउट स्टेशन मिलती है पर लोकल मिलती है, जैसे लाइक मेरठ सोनीपत यहाँ तक की सीमित रहता हूँ। तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए आपके पास कि आपको मतलब ओला उबर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मतलब ओला उबर में अगर आप चला रहे हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी लगा सकते हो। प्राइवेट कंपनी जैसे लाइक MNC हो गया, गुड़गांव में इतनी कंपनियां हैं MNC की, होटल्स वगैरह हो गए, एयरपोर्ट पे हो गए, फिक्स रूट पे हो गया, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप अपना टैक्सी स्टैंड पे आप अपने गाड़ी मतलब अटैच कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको आउट स्टेशन की बुकिंग मिल सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं दोस्तों वो आपको डिजायर गाड़ियों में मिलेंगे। डिजायर, एसेंट, ये जो गाड़ियाँ हैं इन पे आपको मतलब आप इस गाड़ी से ये क्या है कि एक तरीके से ऑलराउंडर गाड़ी है, जिसमें क्या है कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओला उबर चला रहे हो आप, उसमें आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपके पास कंटिन्यू बुकिंग आएगी, छोटी भी बुकिंग आएगी, बड़ी भी बुकिंग आएगी। बस 6 सीटर की बुकिंग नहीं आएगी, क्योंकि 6 सीटर की एक्सेल की वो एक्सेल वालों के पास ही आती है। बट एक्सेल वालों का क्या है कि आपको पता है उनका काम होता है कम, बट वो एक ही राइड में पूरे दिन का खर्चा निकाल लेते हैं। और जबकि जो मीडियम उसमें आती है जैसे डिजायर ये हो गया,
तो इसमें क्या है कि ये ऑलराउंडर गाड़ी है आपकी, तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि इसमें आपको आउट स्टेशन की भी मिल जाएगी। ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लोगे तो आप आउट स्टेशन भी जा सकते हो। तो बहुत सारी मतलब इसमें ये सुविधा है कि आप रुकोगे नहीं इस गाड़ी को लेने के बाद। बाकी अगर आप सिर्फ लोकल करना चाहते हो, ओला उबर ही करना चाहते हो, तो आप छोटी से छोटी गाड़ी सेलेरियो भी ले सकते हो, वैगनआर भी ले सकते हो। तो इसमें भी फायदा है। हालांकि वैगनआर मेरे पास भी है, तो मैं बस एक ही चीज़ से मार खाता हूँ कि मैं बाहर नहीं जा पाता, इसे लेके। और बाहर जाने के लिए एक तो एनसीआर परमिट है, परमिशन लेनी पड़ती है, तो 10 चीज़ें होती है। तो ऑल इंडिया परमिट लोगे आप तो उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और अभी तक का मैं आज का काम बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, टोटल जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है, वो विद प्रूफ आपके साथ रखता हूँ, ठीक है। और सारा चीज़ बताता हूँ मैं, कितना खर्चा हुआ है, सीएनजी कितनी लगी, ये भी मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का काम 1797 रुपये, इट मीन्स 1800 रुपये का काम है मेरा, जिसमें 200 रुपये का एमसीडी और एक हरियाणा टोल। तो 200 एमसीडी हरियाणा टोल 300 रुपये इंक्लूड करेंगे, 2100 रुपये काम हो जाएगा। 300 को हम साइड में रख लेते हैं, वो मैं आपको बस बताता हूँ कि हाँ ये टोल मिला है। टोल ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ क्योंकि मैं एमसीडी पास लेता हूँ। उसमें क्या है कि एवरेज निकलती है 1000-1500 रुपये, आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। आपके ऊपर है, आप जितना ज़्यादा पैसा मतलब एनसीआर में जाओगे तो आपको बस टोल रिफंड में आता ही आता है। तो मेरे पास 1000-1500 रुपये तक का मैं निकाल लेता हूँ। कभी कभी लॉस भी होता है, बट कभी कभी बराबर भी होता है। तो इसमें ये होता है, डर नहीं होता। एमसीडी पास है तो आप कहीं भी गुड़गांव निकल जाओ, यूपी निकल जाओ, वापस आपको खाली आना, तो आपको किसी को पैसे देने नहीं है, आप तुरंत वहाँ से पास होकर निकल जाओगे। तो एमसीडी टोल वगैरह इसीलिए मैं अर्निंग में जोड़ता नहीं हूँ, तो अर्निंग से साइड में कर लेता हूँ। 300 रुपये की टोल मिले हैं, जिसमें से 1800 का काम है। 1800 रुपये में सीएनजी में बता देता हूँ दोस्तों। सीएनजी मेरे पास बिल्कुल रेड पे चल रही है, 204 किलोमीटर अभी मेरे पास रेड पे चली हुई है। कल मैंने डलवाई थी सीएनजी 638 रुपये की, जिसमें मेरे पास पड़ी हुई थी 100 रुपये से ऊपर तक की सीएनजी, मतलब 750 रुपये तक की सीएनजी मेरे पास पड़ी थी। क्योंकि आपको भी पता है ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में क्या है कि प्रेशर बहुत अच्छा मिल रहा है सीएनजी पंप पे। आप एक बार डलवाओगे सीएनजी तो वो आपका शाम तक पूरा कवर अप करेगी। तो वही चीज़ होगी, 2100 रुपये के काम में 750 रुपये की सीएनजी लग रही है दोस्तों। और सॉरी 1800 का काम में, 1800 के काम में 750 की सीएनजी लग रही है। और बच रहे हैं मतलब सीएनजी अभी रेड पे ही है, 50 रुपये तक की मेरे पास पड़ी है। 204 किलोमीटर चल चुकी है, तो 700 रुपये आप इसमें से माइनस कर लोगे। 1800 रुपये में से जो नेट इनकम आ रही है मेरी 1100 रुपये की आ रही है दोस्तों। तो ये 1100 रुपये मेरी नेट इनकम है, इसमें मुझे किसी को नहीं देना, बस गाड़ी की मेंटेनेंस निकालनी है और गाड़ी के जो भी अपना घर का वो है वो सब इसी में होता है। तो दोस्तों कभी सही भी हो जाता है, कभी ऊपर भी हो जाता है, मतलब ऑन एवरेज मेरी 1000-1500 की रहती है। तो जब भी मैं काम करता हूँ, बाकी लॉगिन आवर पे भी डिपेंड करता है। अब सुबह मैं निकला था 9 बजे और अभी मैं जा रहा हूँ 6:15 बजे, मतलब 6 बजे मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो आपका 10 से 6 8 घंटे का काम है, 1 घंटा लंच भी होता ही है। तो 8 घंटे में आप इतना काम निकाल सकते हो। 12 घंटे काम करोगे तो 12 घंटे में और 400-500 1000 रुपये तक का काम हो जाता है। डिपेंड करता है राइड पे, सर्च पे, लंबी राइड पे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हो तो उसको भी फॉलो कर लो दोस्तों, उस पर भी थोड़ा प्यार दो। फेसबुक वीडियो को भी आगे फॉरवर्ड कर देना दोस्तों। और आप कुछ भी जानना चाहते हो मेरी मतलब ओला उबर से रिगार्डिंग, ओला उबर में कितना काम है, एर्टिगा से कितना काम है, डिजायर से कितना काम है, वैगनआर से कितना काम है, पुरानी गाड़ी ले या ना ले, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेझिझक होके। मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ। थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि मैं भी गाड़ी चला रहा होता हूँ दोस्तों, आपको भी पता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट होता है, बट रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, जल्दी से उस पर ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है। कई भाइयों की शिकायत है नंबर नहीं लगता दोस्तों, कई बार फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर मैंने आप ही के लिए खोला हुआ है और वो कई बार स्विच ऑफ हो जाता है, उसे चार्ज करना भूल जाता हूँ। तो उसका मैंने व्हाट्सअप भी उसी नंबर से है, तो आप व्हाट्सअप पे भी व्हाट्सअप कॉलिंग भी कर सकते हो, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप कॉलिंग भी मैं रिसीव कर लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।